हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन सेल के बारे में। सबसे पहले इसके टाइप को देखेंगे। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। देन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। तो किसी भी सोल्यूशन के पीएच को हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करके, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक्टिविटी या एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ जा करके प्रीवियस वीडियोज़ ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने जो सेल पढ़ा उसमें जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो एक इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं और इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब कोई, जैसे यहाँ पर अगर मैं डेनियल सेल की बात करूँ तो जिंक जो है जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट होता है और कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में कन्वर्ट होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, तो उसको हम लोग बोलते थे गैल्वेनिक सेल। तो ये जो सेल होता था ये गैल्वेनिक सेल हो सकता है या डेनियल सेल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, ये आयन का ट्रांसफ़र होगा एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, मतलब आयन का मूवमेंट होगा एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है बात, कंसंट्रेशन सेल। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इसका टाइप। देखिए, कंसंट्रेशन सेल दो टाइप का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। सबसे पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को देखते हैं। तो इसमें जैसे कि नाम लग रहा है आपको ना, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दो सेम इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, और इनका डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, लेकिन इनको सेम सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड सेम होगा, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोड का। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन जो इलेक्ट्रोड होगा वो सेम होगा। क्लियर हो रहा है बात। इलेक्ट्रोड के केस में सेम मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा उनका। इलेक्ट्रोलाइट के केस में इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा लेकिन उनका डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा। क्लियर हो गया। इसको मैं रियल लाइफ से आपके कनेक्ट करता हूँ। सपोज एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दोनों का डिफरेंट कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दोनों अलग अलग है। ठीक है, और ये है कि दोनों एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही घर में रहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सेम होगा लेकिन इनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, ये आपका देखिए दो भाई हैं, ठीक है, ए और बी दोनों रहते हैं लेकिन इनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है। मतलब इनके जो ये रहते हैं अलग अलग घर में रहते हैं। क्लियर है, इनका अलग अलग घर है। ये आपस में एक दूसरे से साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं या कोई एक नॉर्मल दीवार होती है, बैरियर होती है, जिससे ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं जिनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ठीक है, मतलब उनका पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है या एक्टिविटी डिफरेंट है, आप ये कह लो। तो इसका P1 है, इसका P2 है, लेकिन ये सेम सोल्यूशन में डिफ हैं,
सेम सोल्यूशन मतलब HCl सोल्यूशन अगर है तो ये सेम एक ही सोल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड डिप हैं, मतलब दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। और इसको आगे देखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि देखिए, पहले H2 पार्शियल प्रेशर P1 है, सोल्यूशन है H+ आयन का, ठीक है, HCl सोल्यूशन मान लो है। उसके बाद H2 है पार्शियल प्रेशर राइट साइड में। तो अगर इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन आप देखिए, इसमें राइट हैंड जो इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पर होगा रिडक्शन, मतलब 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट होगा, उसका प्रेशर होगा P2। जबकि लेफ्ट हैंड जो इलेक्ट्रोड है उसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा H+ में और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन ऐड करोगे तो H2P1 और इधर H2P2 मिलेगा। और इसके लिए अगर नेक्स्ट इक्वेशन आप लगाओगे तो E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n मतलब 2 लॉग क्या होगा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट P2 बाई P1। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू RT/NF की वैल्यू 0.0591 होती है। तो E0 क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो सिंपल E की वैल्यू मिल जाएगी -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ P2 बाई P1। क्लियर है? अब देखिए, इस E की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रही है दैट मीन्स P1 की वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा P2 से, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमें जो डेल्टा G मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, मतलब जो सेल पोटेंशियल होगा या सेल का रिएक्शन होगा या ट्रांसफ़र ऑफ आयन होगा वो फिजिबल होगा थर्मोडायनेमिकली। क्लियर है बात? अब देखते हैं दूसरे टाइप को। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, 2 इलेक्ट्रोड होंगे सेम मेटल आयन के, लेकिन डिप्ड होंगे इन द सोल्यूशन ऑफ मेटल आयन ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब दो अलग अलग घर में ये रहते हैं लेकिन मेटल सेम है, ठीक है। तो जैसे जिंक हो गया मेटल 2 और जिंक +2 आयन, इसका हो गया A1 और इसका हो गया जिंक +2 आयन A2, ठीक है, 2 मेटल हो गए। तो राइट हैंड इलेक्ट्रोड में क्या होगा? यहाँ पर जिंक 2+ आयन रिडक्शन हो रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है? जिंक 2 आयन ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक +2 में। ओवरऑल रिएक्शन ये हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन आप लोग इसके लिए बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा? ई राइट आपको मिलेगा E0 सेल माइनस RT/NF ln 1/A2 होगा, जबकि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड अगर आप निकालेंगे तो ये मिलेगा। ओवरऑल अगर आप सेल का पोटेंशियल निकालोगे तो राइट माइनस लेफ्ट करना होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिलेगा आपको RT/NF ln A2/A1। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला आपको याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल दिया हो तो वहाँ पर जो फार्मूला होगा सेल पोटेंशियल का वो RT/NF ln A2/A1 होगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस तभी फिजिबल होगा जब A2 का एक्टिविटी ज़्यादा होगा A1 से। तो उस केस में एक्टिविटी जो ये है ये मीन आयनिक एक्टिविटी है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? गामा m रख सकते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, RT/NF ln गामा m बाई गामा m। तो यहाँ पर गामा 2 m2 होगा अपॉन में गामा 1 m1 होगा। क्लियर है? इसके बाद आइए अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2 भाई हैं, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट घर में रहते हैं लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? साल्ट ब्रिज के थ्रू, जो इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, ठीक है। या तो ये इस तरह से कनेक्टेड होंगे या दूसरा ये हो सकता है कि कोई इनके बीच में जस्ट थोड़ा सा आपस में ऐसे मतलब थोड़ा झगड़ा हो गया, तो मान लीजिए कि एक दीवार बन गया और ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम ये आसपास वाले घर में ही रहते हैं लेकिन इनका कंसंट्रेशन डिफरेंट है और ये डायरेक्टली ऑलमोस्ट कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर होता है कि जो आयन का ट्रांसफ़र होता है, मतलब सामान एक दूसरे से मतलब ट्रांसफ़र होता है, ये इसको देगा सामान, ये इसको देगा, तो मतलब ये एक आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये दूसरा आयन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। दैट मीन्स आयन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, बट
ये डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है तो इसलिए इसको बोलते हैं विदाउट ट्रांसफेरेंस, जबकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है ऑलमोस्ट तो इसको बोलते हैं विद ट्रांसफेरेंस। क्लियर है? तो 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल सोल्यूशन होते हैं, मतलब आपको कंसंट्रेशन सेल मिलते हैं। क्या क्या है? पहला, अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड द ट्रांसफर ऑफ आयन फ्रॉम वन सोल्यूशन टू द अदर डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्टली। तो इसके केस में क्या होता है कि आयन का सोल्यूशन में ट्रांसफ़र डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है, और तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, ये मैंने बोल दिया, और इसको बोलते हैं विद ट्रांसफरेंस। क्लियर है बात? अब आइए कंसीडर करते हैं विदाउट ट्रांसफरेंस। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेल ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसके HCl कंसंट्रेशन है A1 और इससे एक दूसरा इलेक्ट्रोड कनेक्ट है AgCl, Ag, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रोड डिफरेंट में कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रोड भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे होता है ये। पहले तो आप यही देखो कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो HCl आयन है उसका एक्टिविटी है A1 और ये Cl माइनस लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है, जिसका एक्टिविटी है A1, और जबकि H+ आयन जो है जो लेफ्ट से राइट जा रहा है उसका एक्टिविटी है A1 प्लस और Cl माइनस का है A1 माइनस। तो राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के रिडक्शन हुआ Cl माइनस और इसका एक्टिविटी क्या है? A-1। क्लियर है? जबकि जो H2 है ये कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन में और इसका एक्टिविटी है A+1, ठीक है। अब देखिए नेट रिएक्शन क्या होगा कि हाफ H2 प्लस AgCl सॉलिड और ये कन्वर्ट होगा H+ Cl माइनस और Ag सॉलिड में। तो ठीक है, ये एक सेल हो गया, मतलब जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब इस सेल को सेम एक सेट और लेते हैं यही सॉल्यूशन का, इसी सेल का, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं आपस में इन द रिवर्स डायरेक्शन। हाँ, मतलब इसकी एक्टिविटी A1 थी, अब यहाँ पर एक्टिविटी डिफरेंट कर देंगे, A2 कर देंगे। यहाँ पर H+ आयन की एक्टिविटी A+1 थी, Cl माइनस की A-1 थी। अब जो दूसरा सेल होगा यहाँ पर एक्टिविटी हम H+ का A+2 कर देंगे और Cl माइनस का A+A-2 कर देंगे। क्लियर है? तो अब दोनों की डिफरेंट एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, तो अब यहाँ पे देखिए आप, पहला जो है क्या हो रहा है कि प्लैटिनम अब यहाँ पर देखिए H2 HCl में कन्वर्ट हुआ है, मतलब H2 H+ में गया है पहले, फिर Ag+ का रिडक्शन हुआ है Ag में, देन Ag+ में कन्वर्ट हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका, देन उसके बाद H2 का ऑक्सीडेशन हुआ H+ में, मतलब पहला प्रोसेस हुआ एनोड, फिर हुआ कैथोड, फिर हुआ एनोड, फिर हुआ कैथोड। क्लियर है? तो ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे H2+ एक बार ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी बार रिडक्शन हुआ, Ag का एक बार रिडक्शन हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन को अगर आप हटा दोगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सेल है विदाउट ट्रांसफरेंस, मतलब इन दोनों की वजह से, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, H2 इलेक्ट्रोड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है AgCl का, ठीक। अगर इनको आप हटा दो तो ये जो सेल है ये कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एज अ साल्ट ब्रिज आपका काम कर रहा है। क्लियर है बात? चलिए अब देखते हैं नेट सेल रिएक्शन सेकेंड वाले सेल के लिए क्या होगा। सेम होगा जो पहले के लिए मिला था, ठीक है, बस एक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर A2+ हो गया और यहाँ पर A-2 हो गया। क्लियर है बात? ठीक है।
तो अब क्या करते हैं हम कि देखते हैं, देखिए पहले वाले सेल का जो करंट जा रहा था वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे सेल का करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नेट करंट कितना मिलेगा, तो सबसे पहले हमको नेट पोटेंशियल देखना होगा कितना मिलेगा, उसके अनुसार ही मिलेगा करंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले में से हम दूसरे को घटा देते हैं। तो ये हम घटाएंगे तो हमको ये रिएक्शन मिलेगा। क्लियर है? HA2 कंसंट्रेशन है, एक्टिविटी है, फिर Cl माइनस का A2 माइनस है, देन H प्लस A+1 है, देन Cl माइनस A-1 है। अब इसके लिए जो टोटल पोटेंशियल आप लिखोगे वो पहले में से दूसरे को घटा के लिखना होगा। तो पहले आप एक काम कर सकते हैं कि जो कैथोड है उसका जैसे H2 है तो H2 के कैथोड में से H2 का एनोड घटा दीजिए, Cl मतलब AgCl के कैथोड से AgCl का एनोड घटा दीजिए, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा विदाउट ट्रांसफरेंस, जो कि होगा -RT/F ln A2/A1। देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है, हाँ डेरिवेशन नहीं करना है। ये मैंने सिंपल आपको बताया कि हाँ आप कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इसी फार्मूले के बेसिस पे आएगा आपको, मतलब वो पीछे की चीज़ें नहीं पूछेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विदाउट ट्रांसफरेंस जब आप निकालेंगे तो RT/F ln A2/A1 आएगा। तो ये जो A2 प्लस माइनस है ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट है, सॉरी एक्टिविटी है। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली एक्टिविटी में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विदाउट ट्रांसफरेंस RT/F ln A2/A1 होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अब हम लोग सीख लिए हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है विदाउट ट्रांसफरेंस उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है उसमें क्या आ रहा है कि RT/F ln A2/A1। ठीक है, अगर सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो मतलब जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है A2 से A1 की तरफ आयन का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक, अब हम कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस देखेंगे, मतलब वो जो बीच का सेल था ना AgCl, इसको अब हम दोनों को हटा देंगे, मतलब जहाँ पे कैथोड और एनोड हो रहा था AgCl का उसको हटा देंगे तो केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों साइड बचेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और HCl सोल्यूशन है जिसका एक्टिविटी A1 है, दूसरी तरफ भी HCl सोल्यूशन है जिसका एक्टिविटी A2 है। क्लियर है बात? ठीक, तो अब विद ट्रांसफरेंस हो रहा है, मतलब Cl माइनस राइट से लेफ्ट जा रहा है जबकि H प्लस आयन लेफ्ट से राइट जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है कि H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है वहाँ पर H प्लस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, जबकि राइट हैंड जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पर H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो राइट का इलेक्ट्रोड है यहाँ पर H2 का कंजम्पशन हो रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, हाँ ये रिएक्शन लिखा है हमने। अब देखिए T माइनस अगर ट्रांसपोर्ट नंबर है Cl माइनस आयन का, और T मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर हम क्या जानते हैं कि करंट कैरीड बाय द Cl माइनस आयन, तो वो है T माइनस, राइट। जबकि H प्लस आयन के द्वारा कितना करंट कैरीड होगा T प्लस, और T प्लस कितना होगा 1 माइनस T माइनस, राइट। तो फॉर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी अगर इस सोल्यूशन में पास करता है तो उसमें जो Cl माइनस आयन के द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा T माइनस प्लस, सॉरी T माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन, राइट। जबकि H प्लस आयन कितना करंट प्रोड्यूस करेगा T प्लस, राइट। अब आते हैं आगे, तो अब T माइनस जो करंट प्रोड्यूस करेगा ये कैसे फ्लो करेगा, राइट से लेफ्ट जब मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा आयन के मूवमेंट के द्वारा। तो अब Cl माइनस जो A2 एक्टिविटी पे है ये A1 एक्टिविटी की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, और T माइनस करंट को फ्लो करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। एट द सेम टाइम क्या होगा, जो H प्लस आयन है लेफ्ट हैंड साइड में ये T प्लस करंट को लेफ्ट से राइट फ्लो करेगा,
राइट, मतलब एक्टिविटी A1 से A2 की तरफ। तो नेट रिजल्ट जो होगा फॉर 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे क्या होगा भाई? देखिए पहले तो ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड पहले प्रोसेस में मैंने दिखाया आपको, ठीक है, जो कि वहाँ पे लिखा था रिएक्शन H2 से H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है। अब जब ये H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये H प्लस मूव कर रहा है राइट की तरफ, राइट, मतलब जो राइट साइड इलेक्ट्रोड है उधर मूव कर रहा है। तो लॉस ऑफ T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बाय द प्रोसेस 4, ठीक है। अब देखिए जो फोर्थ प्रोसेस है इसमें H प्लस आयन का T प्लस करेंट, मतलब T प्लस अमाउंट ऑफ करेंट H प्लस आयन के द्वारा लेफ्ट से राइट को पहुंचाया जा रहा है। मतलब इस इतना जो करंट होगा ये लेफ्ट साइड में लॉस ही तो होगा ना, लॉस होगा ऑब्वियसली। तो लॉस ऑफ T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बाय द प्रोसेस 4। तो नेट गेन कितना हुआ H प्लस आयन का लेफ्ट हैंड साइड में? देखिए 1 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, उसमें से T प्लस ग्राम जो है वो लॉस हो गया। तो 1 माइनस T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, तो 1 माइनस T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन, ठीक। तो 1 माइनस T प्लस की जगह हम लिख सकते हैं ओनली T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। तो T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा, राइट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो नेट गेन है H प्लस आयन का ये 1 माइनस T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट होगा H प्लस आयन का, और ये T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट होगा। नेक्स्ट देखिए इसी टाइम पे क्या होगा कि Cl माइनस आयन का भी गेन होगा, ठीक है। जैसे H प्लस आयन लेफ्ट से राइट जा रहा है उसी टाइम Cl माइनस राइट से लेफ्ट भी तो आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये अपने साथ Cl माइनस केवल T माइनस के बराबर ही तो करंट लेके आ पाएगा। तो T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस प्रोसेस 3 के द्वारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। क्लियर है बात? उसके बाद यहीं इसी प्रोसेस पे हम राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे देखते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए पहले क्या होगा राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे कि H प्लस आयन 1 ग्राम इक्विवेलेंट पहुंचेगा, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन बाय द प्रोसेस सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे H प्लस आयन गेन हुआ था और यहाँ पर H प्लस आयन का लूज होगा, ठीक। जबकि गेन ऑफ T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन, तो ये जो आयन मूव करके आया है लेफ्ट हैंड साइड से वो कितना आया है? T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट। तो T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट से राइट आया है, ठीक है। जबकि राइट में जो था H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हुआ था, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस आयन का लॉस हो गया ना। जो लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन में H प्लस आयन थे ये H2 में कन्वर्ट हो गए, जबकि जो यहाँ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड था इससे T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट से राइट गए। क्लियर है बात? समझ में आया? तो ये है आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पर। तो नेट लॉस ऑफ H प्लस आयन कितना हुआ? देखिए 1 माइनस T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन लूज हुआ, जबकि T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ ऑब्टेंड हुआ। तो 1 माइनस T प्लस ग्राम इक्विवेलेंट क्या हुआ? लूज हो गया H प्लस आयन, ठीक। और इसी टाइम पे क्या होगा? Cl माइनस आयन भी लूज होगा, ठीक है। कितना लूज होगा? T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट लूज होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि अब देखिए फॉर एवरी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन एंड T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस आयन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जबकि H प्लस आयन कहाँ से मूव कर रहा है? लेफ्ट टू राइट। और Cl माइनस कहाँ से मूव कर रहा है? राइट टू लेफ्ट। क्लियर है बात? तो अब इसको हमने इक्वेशन में लिख दिया कि T माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन A2 कंसंट्रेशन का लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है। जबकि Cl माइनस आयन का A2 से T माइनस ग्राम राइट से लेफ्ट जा रहा है, ठीक।
तो अब ईएमएफ ऑफ द कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफेरेंस कितना होगा या ट्रांसपोर्ट, तो ये होगा T माइनस, मतलब इतना तो करंट कैरिड होगा, साथ साथ RT/F ln A2/A1 होगा। तो दोनों के लिए निकालना होगा, इसके लिए ये हो गया, फिर नीचे वाले इक्वेशन के लिए T माइनस RT/F ln A-2/A-1। ठीक है, तो अब इसको हम आयनिक एक्टिविटी को मतलब के टर्म में कर सकते हैं, मीन आयनिक एक्टिविटी के टर्म से हम इसको डायरेक्ट एक्टिविटी के टर्म में कर सकते हैं। तो क्या होगा रिलेशन, T माइनस RT/F ln A2/A1। तो विदाउट ट्रांसफरेंस क्या मिला आपको, A2/A1 मिला। ठीक है, लेकिन विद ट्रांसफरेंस में ये T माइनस आयन ऐड हो गया, मतलब T माइनस आयन मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, तो आप देखो मैंने बताया था कि एक जो है विदाउट ट्रांसपेरेंस है जिसमें डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसके लिक्विड का कोई कांटेक्ट नहीं है इसके सरफेस पे, एक कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट का दूसरे कंसंट्रेशन से, मतलब दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो इसके लिक्विड पे कोई भी पोटेंशियल एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होगा। जबकि जो विद ट्रांसपेरेंस है, तो देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल दीवार सी है, मतलब दीवार मैंने किया डायरेक्ट ऐसे ही, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, तो इसके जंक्शन पे जहाँ पे लिक्विड दोनों सोल्यूशन के मैच कर रहे हैं वहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, क्योंकि डिफरेंट सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है लेकिन उनका कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, तो इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये कितना होता है, देखिए विद ट्रांसपेरेंस जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसमें ही लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इंक्लूडेड रहता है। तो विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो हमारा है, मतलब बिना वाल के हमने जो पोटेंशियल निकाला उसमें हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं है, तो हम सिंपल इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, विद में से विदाउट को घटा देते हैं। ठीक है, तो विद हमको मिला है देखिए विद हमको मिला है 2T माइनस RT/F ln A2/A1। ठीक है, तो इसको हमने 2T माइनस को यहाँ पर 2T माइनस होगा, सॉरी हाँ, विद ट्रांसपेरेंस में 2T माइनस होगा। ठीक, तो 2T माइनस 1 RT/F ln A2/A1। तो अब T माइनस प्लस T माइनस कर सकता हूँ, और एक T माइनस की जगह 1 माइनस T प्लस कर दिया, तो ये 1 माइनस से कैंसिल हो गया। तो फाइनल जो हमको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिलता है वो T माइनस T प्लस RT/F ln A2/A1 मिलता है। क्लियर है बात? तो अब आप रिवाइज कर लीजिए, विदाउट ट्रांसपेरेंस में क्या होता है, RT/F ln A2/A1, राइट, जबकि विद ट्रांसपेरेंस में क्या होगा, 2T माइनस RT/F ln A2/A1, राइट, जबकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, T माइनस T प्लस RT/F ln A2/A1। क्लियर है बात? अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। तो इससे पहले हम 2-3 क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों इक्वल हो तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वहाँ पर 0 होगा। ठीक है, जबकि अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन ज़्यादा है अगर एनायन के द्वारा, तो आप सिंपल देख सकते हो कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, मतलब बहुत कम होगा। अगर कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कम है एनायन से, तो वहाँ पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और दिस विल बी, ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा ये उसके सेल के ईएमएफ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो आपको आशा करता हूँ कि तीनों समझ में आ गया होगा। अब चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कैलकुलेट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन द टू सॉल्यूशन ऑफ HCl having mean ionic activity of 0.1 and 0.001 respectively. The transport number of H plus ion मतलब T plus ion in HCl may be taken as 0.33। तो अगर हमें T प्लस दे दिया तो हम T माइनस निकाल सकते हैं, तो T माइनस 1 माइनस T प्लस हो जाएगा, तो 0.17 आ जाएगा।
अब मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट A1 और A2 दिया है आपको, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सिंपल फार्मूला T माइनस टी प्लस RT/F ln A प्लस माइनस 2/A प्लस माइनस 1। सिंपल रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 0.0039 वोल्ट। क्लियर है बात। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइए कितना आ रहा है आपका। द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ऑफ एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेल। तो यहाँ पर क्या है, AgCl है और HCl है सॉल्यूशन, उसका मोललिटी दिया है और आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट दिया है, ठीक है। तो ये है इफ़ द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ H प्लस आयन इतना दिया है, तो आप कैटायन का दिया है, एनायन आप निकाल सकते हो। आपको M1 दिया है, गामा 1 दिया है, M2 दिया है, गामा 2 दिया है, तो आप सिंपल यही फार्मूला लगा सकते हो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का और इसको कैलकुलेट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।